उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है वह विषय है इंटरनेट का प्रयोग और वेब सर्च। दो विषय हैं, अलग अलग विषय हैं। 1 मिनट सर, रोकूंगा आपको। एक सूचना आप सभी प्रतिभागियों को मैं दे दूं कि कार्यशाला के समापन के दिन एक परीक्षा भी होगी, जिसमें प्रतिदिन के अनुसार लगभग 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो 35 प्रश्न कुल होंगे 7 दिनों के कार्यशाला के व्याख्यानों के आधार पर। तो आप निश्चित रूप से उस अच्छी तरह से सुनने के साथ साथ उसका नोट्स भी बनाते रहें, जिससे कि आप उस परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। और जो प्रतिभागी उसमें उत्तीर्ण होंगे उन्हीं को कार्यशाला का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसलिए बड़े सावधानी के साथ आप नोट्स बनाते रहें और जहां नहीं समझ में आए आप निसंकोच होकर के प्रश्न करते रहें। धन्यवाद सर। तो इस विषय में एवं शब्द लगा हुआ है। इंटरनेट का प्रयोग अलग है और वेब सर्च अलग है। सर प्लीज, हमारा एक प्रश्न है। जी सर, किन्हीं कारणों की वजह से 2 दिन की कक्षाएं हमारी पूरी तरह से नहीं हो पाई, तो आप पीडीएफ पढ़ लीजिए। पीडीएफ दिया जाता है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपके पास है, ग्रुप में आप हैं, लिंक दे दिया जाता है, उसको पढ़ करके विषय को तैयार कर लें। जी सर, धन्यवाद। तो इसमें आज जो मुख्य विषय है, इसमें 2 विषय है। एक विषय है इंटरनेट का प्रयोग और दूसरा विषय है वेब सर्च। इंटरनेट का प्रयोग जो है वह कंप्यूटर को ज्यादा हिट करता है। मोबाइल के बारे में वहां सूचनाएं थोड़ी सी कम मिली, और वेब सर्च जहां आ जाते हैं वहां मोबाइल आपका वर्किंग में आ जाता है। तो चलते हैं अपने विषय पर और देखते हैं कि आगे के विषय में क्या है। अब चूंकि आप इंटरनेट से जुड़े हैं तभी जूम पर उपस्थित हैं, लेकिन यदि हम किसी कंप्यूटर से या लैपटॉप से जुड़ते हैं तब इसके लिए कौन कौन सी आवश्यकता होती है आपके मोबाइल में। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है इंटरनेट एक्सप्लोरर, या अब यह जो नया वर्जन आया है इसका एज वर्जन आ गया है। यहाँ चित्र में आप देख रहे होंगे, मैं अभी जो ये लॉगिन किया हुआ हूँ, यह मेरा रन कर रहा है एज पर, जो पीपीटी आप देख रहे हैं। मौजूला भी कई लोग यूज करते हैं, पुराने वर्जन का भी यूज करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर का, और भी बहुत सारे संसाधन हैं जिससे आप इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। दूसरा है खोज का। गूगल एक खोज यंत्र है, ऐसे ही ये सभी के माध्यम से हम खोज करते हैं, और इंटरनेट के माध्यम से हम मेल भी भेजते हैं। तो आज के पाठ में हम मेल भेजना ये नहीं बताएंगे, हालांकि इसको सीखना चाहिए, क्योंकि विषय लंबा हो जाएगा, इसीलिए वहां तक नहीं जाएगा। क्षमा कीजिएगा सर, बीच में इसमें मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ टाइप होता आ रहा है नीचे बराबर से। कुछ उसको मैं बंद कर देता हूँ। देखिए चंद्रकांत जी, ये जो इंस्क्रिप्शन वाला है इसको बंद कर दे। हाँ, लाइव ट्रांसक्रिप्ट को बंद कर दे। हाँ, उससे पीपीटी में दिक्कत हो जाती है। धन्यवाद जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आप इससे परिचित ही होंगे, सभी लोग परिचित होंगे। आपके मोबाइल में गूगल का क्रोम जरूर होगा पड़ा हुआ, सब लोगों के मोबाइल में क्रोम होगा, ये मोबाइल के साथ ही आता है या नहीं गीता जी? आपके जी, मोबाइल में गूगल जी, का क्रोम है या नहीं है? है ना जी। जी, यदि आप चाहें तो ओपेरा भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन गूगल क्रोम ज्यादा सेफ है, अच्छा है। जी, ओपेरा भी है, लेकिन खोलती गूगल क्रोम से ही हूँ। जी, आप डिफॉल्ट ब्राउजर के रूप में ये गूगल क्रोम लगा करके रखे होंगे, उसकी सेटिंग।
अब आगे चलते हैं। भैया क्षमा कीजिएगा, वो आ ही रहा है लगातार, पीपीटी के नीचे आ रहा है लिखा हुआ। लिखे हुए आ रहा है। अंग्रेजी में है सर, उसका कोई संबंध नहीं है आपके। 1 मिनट है समाधान, वो चूंकि आप ही बंद कर पाएंगे भैया, होस्ट हैं। नीचे जहाँ रिकॉर्डिंग की बटन है उसके बगल में सीसी लिखा होगा, लाइव ट्रांसक्रिप्ट, उस पर क्लिक कर दीजिए, बंद हो जाएगा। और चूंकि कोई कोरिलेट नहीं हो रहा है व्याख्यान से, उसका कोई मतलब नहीं। नीचे देखें, उसे बंद कर दें। और जो ये लोग पीपीटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं उसके लिए भी आप ही कर पाएंगे। ऊपर जी डिसेबल कर दिया उसको। हाँ जी जी ठीक है। आते हैं विषय पर। जूम चलाना भी एक कला है, कल चंद्रकांत जी बताए हैं। और छोटी छोटी चीजें हैं जिसको जानना जरूरी है, तभी आप मैनेज कर पाते हैं। अब इंटरनेट का उपयोग कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं, इसको जानिए। किसी भी विषय की जानकारी खोजते हैं या नहीं खोजते हैं? सर्च करते हैं या नहीं करते हैं? जी सर, खोजते हैं। और एक छात्र, एक अध्यापक होने के नाते और क्या प्रयोग करते हैं? हम यदि किसी विद्यालय में, विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो अब सब कुछ हमें कंप्यूटर से करना पड़ता है, ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। अभी उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का सिविल सेवा कोचिंग निःशुल्क मार्गदर्शन कार्यक्रम है, जिसके लिए जो भी संस्कृत वाले या जो संस्कृत विषय लेकर के सिविल सेवा की तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए ऑनलाइन फॉर्म मांगा जा रहा है, ऑनलाइन फॉर्म भरा रहे हैं। तो आप यदि फ्री में कोचिंग करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। आप स्कॉलरशिप के लिए, छात्रवृत्ति के लिए भरते हैं फॉर्म। और जब आप स्वयं या ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाएंगे जो कि बाद में बताया जाएगा, अभी इस पीपीटी के लास्ट में है, दूरस्थ शिक्षा, चाहे क्लास 12 का बच्चा हो, चाहे जो भी हो, उच्च शिक्षा का हो, जो भी दूरस्थ शिक्षा से जुड़ा है, उसके लिए वो इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। अभी हम लोग दूरस्थ शिक्षा ही पा रहे हैं इंटरनेट के द्वारा। और क्या करते हैं? दूसरों के साथ जानकारी साझा करते हैं विभिन्न माध्यम में। चाहे आप मैसेंजर का उपयोग कर लें, चाहे आप व्हाट्सएप का उपयोग कर लें, चाहे ईमेल का कर लें, जानकारी या जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बहुत सारे ई समाचार पत्र हैं, संस्कृत की पत्र पत्रिकाएं हैं, उसके बारे में भी आगे आपको बताया जाएगा। तो वो सभी कुछ हम जानकारी लेते हैं और मेल के थ्रू देते हैं और देते हैं। चंद्रकांत जी ने न्यूज दिया और आज मैं देख रहा था वो न्यूज कहाँ प्रसारित है? हिमाचल से प्रसारित है। आप लोगों ने देखा उस न्यूज को, सुना है? जी सर। कौन सुने आज? सर सुना है। सुना है तो इंटरनेट का प्रयोग करके ही तो सुना होगा ना? जी सर। जी। और ईमेल से संदेश भेज लेते हैं, पा लेते हैं। आप लोगों में से कोई गेम खेलना पसंद करते हैं क्या? टाइम करते हैं। ऑनलाइन गेम कभी खेला है? ऑनलाइन नहीं सर, ऑफलाइन ग्राउंड में खेलना पसंद करते हैं। ऑनलाइन भी आप गेम खेल सकते हैं। कैसे? आप अपने दोस्तों के साथ, एक दोस्त बैठा हुआ हो चंडीगढ़ में और आप यहाँ बैठे हैं, नेटवर्क से जुड़ करके दोनों मिल करके गेम खेल सकते हैं ऑनलाइन। लूडो जी, ऑनलाइन गेम खेलते हैं। ऑनलाइन लूडो गेम रहा। जी जी। और जी, सामाजिक नेटवर्किंग जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इस सब का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, इसमें भी भाग लेते हैं। अभी मैं देख रहा था बीए सेकेंड सेमेस्टर में जो यह पाठ्यक्रम लगा हुआ है कंप्यूटर का, इंफॉर्मेशन साइंस का, तो इसके लिए एक पुस्तक आ गई है, साहित्य भंडार से प्रकाशित है। वहां से 170 रुपए में आप उस किताब को खरीद सकते हैं।
मैं एक साइट पर देख रहा था 112 रुपए में वो किताब मिल रही है। तो यदि किताब खरीदना हो, आपको कोई पत्रिका मंगवानी हो, तो आप खरीद सकते हैं या नहीं? कपड़े भी खरीद लेते हैं, खाना भी मंगा लेते हैं, हाँ, जो लोग ट्रेवल करते हैं ओला बुक कर लेते हैं, बहुत सारे काम आप ऑनलाइन कर सकते हैं। पैसे भेज लेते हैं, ऑनलाइन पैसा भेजते हैं या नहीं भेजते? गूगल पे करते हैं ना? यस सर, यस सर। पैसा भी भेज लेते हैं, गीत भी सुनते हैं। हाँ, आप लोगों में से कितने ऐसे हैं जो कि रेडियो चैनल, जो संस्कृत का रेडियो चैनल है, वहां का गीत सुनते हैं? ऑनलाइन वहां गीत सुन सकते हैं, आप समाचार सुन सकते हैं। और बहुत सारे अब चैनल आ गए हैं, संप्रति वार्ता है, आप वहां पर क्या कर सकते हैं, लाइव आप देख सकते हैं, कोई भी संस्कृत का न्यूज देख सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं। तो ढेर सारे काम हम करते हैं इस इंटरनेट से। इंटरनेट हमें क्या किया है, हर वस्तु, हर व्यक्ति तक पहुंच का एक दरवाजा खोल दिया, और यही इसका उपयोग है। जो व्यक्ति इंटरनेट का उपयोग नहीं करता है, उसके लिए यह संसार एक बंद दरवाजे की तरफ है। और यदि आप इंटरनेट का प्रयोग करते हैं तो आपके लिए सभी दरवाजे खुल जाते हैं। अब इंटरनेट के कारण ही हम चंद्रकांत दत्त शुक्ल जी से परिचित हुए, बहुत सारे मित्रों से परिचित हुए, अरविंद जी से परिचित हुए। वो एक अच्छे कवि हैं, वो फेसबुक पर लिखते रहते हैं, हमें जानकारी मिली तो उनको कवि सम्मेलन के लिए सादर आमंत्रित किया। और ऐसे ढेर सारे कवि या जिनकी प्रतिभा जिस क्षेत्र में है, उनकी प्रतिभा को सोशल साइट से पहचान करके उन कामों के लिए उनसे अनुरोध किया गया। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है, इंटरनेट से हो रहा है। नहीं तो फिर हम कभी रेडियो या दूरदर्शन पर उनको सुनते, तब जानकारी मुझे मिलती, लेकिन देर से जानकारी मिलती। और जब हम इंटरनेट से जुड़ जाते हैं तो त्वरित हम लोग जानकारी पा लेते हैं। अब इंटरनेट से जुड़ने के लिए ये जो पार्ट है, ये कंप्यूटर के लिए है और लैपटॉप के लिए। क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है, कंप्यूटर हो या एक लैपटॉप। क्योंकि लैपटॉप एक जगह से दूसरे जगह जाते आते रहता है, तो हम क्या करते हैं, आगे जो मैं टेलीफोन और केबल लाइन की बात कर रहा हूँ, उसको हम इसमें हमेशा नहीं जोड़ पाते हैं, बार बार जोड़ना पड़ता है। और यह कोर्स जो है, यह कंप्यूटर को लेकर के आवश्यकता होती है। वैसे आपके सिम में भी रिचार्ज करा लेते हैं तो मोबाइल में चल जाता है। और ये इंटरनेट होता क्या है, जो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट है, आप ब्लूटूथ लगा देते हैं तो उससे भी हम क्या कर लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं इंटरनेट, ब्लूटूथ से भी हो जाता है। बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेज हैं, उसको भी हम नेट के थ्रू जोड़ लेते हैं। तो ये सारा सब एकीकृत प्रणाली जो है वो कंप्यूटर में है। यहाँ इनपुट भी है, आउटपुट है, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ये सब मिलकर के कंप्यूटर बनता है। और इस कंप्यूटर को इंटरनेट से हम जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए क्या करते हैं, टेलीफोन लाइन बिछाता है, और उससे क्या होता है, एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर जुड़ जाता है। जैसे बिजली का तार, आपके घर में भी बल्ब जल रहा है और वही बिजली जाती है दूसरे के घर में भी, तो यहाँ पर भी आपके यहाँ तार से जुड़े हैं, वही तार दूसरे के वहां तक भी एक नेट, वहां पर जाल बिछा हुआ है, सारे कंप्यूटर उस जाल से जुड़ गया है। तो हम उस जाल के थ्रू सूचना भेज देते हैं। वो भेजने में क्या काम करता है, एक मॉडम लगता है। वो क्या है, मॉडम एक नेटवर्किंग डिवाइस है। हालांकि आप मोबाइल चलाते हैं तो मॉडम का काम क्या कर देता है, आपका सिम कर देता है। और जब हम कंप्यूटर से जुड़ते हैं तो उसमें एक हम मॉडम लगाते हैं और मॉडम से हम कंप्यूटर डिवाइस को जोड़ लेते हैं। जैसे अभी मैं वाईफाई जोन में हूँ और मॉडम लगा हुआ है, हम यहाँ से पढ़ा रहे, और इससे हम 10-20 कंप्यूटर को जोड़ भी सकते हैं, लैपटॉप को जोड़ सकते हैं, मोबाइल को जोड़ सकते हैं। तो वो मॉडम करता है।
वह ये टेलीफोन प्रोवाइडर जो होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, उससे ये जोड़ता है। मॉडेम के बिना हम इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो आपसे ये सब प्रश्न पूछा जाएगा कि मॉडेम का क्या रोल होता है। उनका सुन लेता हूँ। इसके बाद जरूरी आती है वेब ब्राउजर। अभी भेजते ऊपर। इसके बाद किसकी आवश्यकता पड़ती है? हमें एक वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। यह एक क्या है? सॉफ्टवेयर। अभी तक हम लोग हार्डवेयर की बात कर रहे थे, अब आ गए सॉफ्टवेयर। जैसे शरीर एक हार्डवेयर है और आत्मा, चित्त, मन, ये सभी जो है, प्राण, ये सभी क्या है? सॉफ्टवेयर। दिमाग में सारा सॉफ्टवेयर भरा हुआ और इस हार्डवेयर को वही निर्देश देता है। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है वेब ब्राउजर। ये क्या करता है? बहुत प्रकार के जो वेब पेज हैं, जैसे हम इन्फ्लिनेट का बोलेंगे, जैसे हम संस्कृत भाषी का बोलेंगे, तो उन सारे पेज को खोलने, प्रदर्शित करने में ये वेब ब्राउजर मदद करता है। जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे थे गूगल क्रोम, मॉजिला, फायरफॉक्स, ये सब। यहाँ एक छोटी सी सूचना यहाँ लिखी है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये पहले आता था। जो पुराने वर्जन है उसमें अभी भी चल रहा है, लेकिन जब से विंडो 10 आया है तो यहाँ पर एज आ गया है। इसके जगह पर अभी भी किताबों में जो आपको पढ़ाने को मिलेगा, पढ़ने को, देखने को, वहाँ इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में ही मिलता है। तो अब ये आ गया है हमारे सिस्टम में, यही है और इसी से हम पीपीटी दिखा रहे हैं। एज से ये ज्यादा फास्ट है और एक्सप्लोरर थोड़े दिनों में विदा हो जाएगा। 2024 तक शायद उसका समर्थन है, चलता रहेगा। एक, अब ये नेट देता कौन है? आईएसपी प्रोवाइडर। ये सभी इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियां हैं। बीएसएनएल से खरीद लीजिए या एमटीएनएल से कीजिए, कनेक्टिंग इंडिया से, एयरटेल से, वोडाफोन से, जियो से, ये सभी इंटरनेट सेवा प्रदाता। ये इंटरनेट दिया, इंटरनेट का तार बिछा, मॉडेम लगाया और लग करके आपके कंप्यूटर से मॉडेम के थ्रू तार जुड़ गया। और जब जुड़ जाता है तब क्या होता है? आप ब्राउजर का उपयोग कर लेते हैं और खोज प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ तक आप आ जाते हैं। और जो लोग मोबाइल में चलाते हैं वो सिम खरीदा और चालू हो गए नेट पैक करा करके। लेकिन उसमें बहुत अधिक स्पीड मिलेगा। कितना स्पीड मिलेगा? 5 MBPS, इससे ज्यादा? मोबाइल में कितना स्पीड आपको मिलेगा? अरे मैक्सिमम 2 या 3 तक मिलता है बस। 5 MBPS मिल जाएगा पर सेकंड। 5 MB डाउनलोड करने का जो भी हम लोग देखते हैं वो डाउनलोड को डाउनलोड का मिल MBPS जाता है होता है जी। तो उतना तक जा सकता है, उससे ज्यादा अपलोडिंग का सर नहीं मिलता है। अपलोडिंग का उतना नहीं मिलेगा, डाउनलोडिंग का मिल सकता है। लेकिन यदि आपको ऑनलाइन पढ़ना हो, कोई किताबें डाउनलोड, जैसे अभी पीछे सत्र में मैं श्रृंगार प्रकाश पर क्लिक किया और 10-15 MB जो है देखते देखते डाउनलोड हो गया। तो कल आपको ऑनलाइन पढ़ना है, किताबें, मैगजीन बहुत सारे डाउनलोड करने हैं, वीडियोज डाउनलोड करने हैं, तो आप मोबाइल से तो बहुत कुछ डाउनलोड नहीं कर सकते, उस डेटा को भंडारित भी मोबाइल में नहीं ज्यादा कर सकते। इसके लिए हमें कंप्यूटर की आवश्यकता हो जाती है, लैपटॉप की आवश्यकता हो जाती है, ताकि तेज नेट स्पीड मिले। विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में नेट की सुविधा अब दी जाने लगी छात्रों को पढ़ने के लिए। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके विश्वविद्यालय में फ्री वाईफाई की सुविधा हो, ताकि आप ऑनलाइन पढ़ सकें।
अब आगे चलते हैं। यहाँ एक शब्द लिखा है, इंटरनेट से जुड़े कुछ मूल शब्द है ना। जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो कुछ शब्द बार बार सुनने को मिल जाते हैं, उसको समझने की जरूरत है। यह इसीलिए बता रहा हूं कि जब बीए वाले बच्चे परीक्षा देंगे तो उनको यही सब प्रश्न आएगा। मेरे पास अध्यक्ष जी ने 39 प्रश्न भेजे और कहे इसका समाधान करा दीजिएगा। मैं उनमें से 10-15 क्वेश्चन का समाधान किया और पाया कि उस प्रश्न को समाधान करने में इस प्रकार के छोटे छोटी चीजें संक्षेप में बताइए। वहां पूछते हैं यूआरएल किसको कहते हैं, संक्षेप में समझाइए। तो इसको बताया, इसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है। यह है क्या चीज, तो एक वेबसाइट का पता है। जैसे www वर्ल्ड वाइड वेब, www को कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब google.com, इसी को संक्षेप में हम यूआरएल कह देते हैं। यह एक वेबसाइट का पता। जैसे संस्कृत भाषी blogspot.com, ये एक पता है। जैसे आपके घर का एक पता होता है, उसमें चिट्ठी हम भेजते हैं और वहां चिट्ठी चली जाती उस पते पर, वैसे ही जब हम वेब ब्राउजर को ये पता देते हैं तो वो खोज करके वो जो घर है वो सामने ला करके रख देता है। फिर हम उस घर में प्रवेश कर जाते हैं, होम में, और देखते हैं कि उस घर में क्या क्या है। अब दूसरा शब्द है नेट सर्फिंग। यह आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। इसका अर्थ होता है जो ब्राउजर है उसके माध्यम से इंटरनेट का उपयोग करना। हम कहते हैं सैर सपाटा जिसको कहते हैं ना, तो यही है नेट सर्फिंग कर, एक जगह से दूसरे जगह जाना। नेट ये है ब्राउजर के सहारे एक जगह से दूसरे जगह जाना, उसको नेट सर्फ। और अभी मैं इसको पूरा कह ही रहा था, वर्ल्ड वाइड वेब www वेबसाइटों के रूप में सूचनाओं का सबसे बड़ा ये संग्रह। और इसमें क्या क्या होते हैं, टेक्स्ट तो होते ही हैं, ऑडियो भी होता है, वीडियो भी होता है, पाठ होते हैं, पाठ माने टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ये सब कुछ हो सकता है। सब कुछ आप देखते हैं ना, अभी वीडियो देख रहे हैं, टेक्स्ट भी देख रहे हैं, इस पर साउंड भी सुन रहे हैं। तो ये सभी सूचनाओं का संकलन यहाँ पर रहता है, किसी भी वेबसाइट में हो सकता है ये सब। अब एक शब्द है ऑनलाइन और ऑफलाइन। कहते हैं ना जब भी वो ऑनलाइन है, तो हम फेसबुक चलाते हैं तो क्या कहते हैं, ऑनलाइन है। जब मैसेंजर पर जाते हैं तो, या व्हाट्सएप पर जाते हैं तो क्या होता है, ऑनलाइन। तो जब हम इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑनलाइन हो जाना। और जब हम इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होते हैं तब क्या होते हैं, ऑफलाइन होते हैं। मतलब ये जो इंटरनेट का लाइन है उससे हम बाहर हो जाते हैं। अब कुछ और शब्द हैं, वेबसाइट या डोमेन नेम। वेबसाइट या डोमेन नेम, आपके घर का कोई न कोई तो नाम होगा ना। जैसे मेरे घर का नाम संस्कृत गृहम है, और आप जब जाएंगे कहाँ पर, गूगल की एक सेवा है जहां पर आप कोई भी पता खोजते हैं। कहीं यदि आपको जाना होता है तो आप किस चीज का उपयोग करते हैं, गूगल से। किसी दूसरे जगह जाना हो, रास्ता नहीं दिखा हुआ हो, तो आप लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं, गूगल के किस उत्पाद का प्रयोग करते हैं, गूगल मैप। गूगल मैप। गूगल मैप का उपयोग करते हैं। तो गूगल मैप पर मेरा घर है जिसका नाम लिखा है संस्कृत गृहम, तो वो एक पता है। वो आपके भी घर का पता होगा, कोई न कोई, सबका एक एक पता होता है, स्कूल का पता होगा, दुकान का पता होगा। तो जब हम अपना दुकान सजाते हैं, जैसे संस्कृत भाषी पर एक दुकान सजाया, पढ़ने और पढ़ाने का, ऑडियो भी है, वीडियो भी है, सब कुछ है, बच्चों के लिए भी है, रिसर्चर के लिए भी है। तो आपको हम कैसे बताएंगे कि कहाँ जाना है, तो उसका एक नाम दिया, संस्कृत भाषी। संस्कृत संस्थान को बताना है कि हम कौन कौन योजना चला रहे हैं,
तो आपको एक बता दिया, वेबसाइट बनाया, डोमेन नेम बुक किया और यूपी संस्कृत संस्थानम .in ये नाम हो गया, तो वेबसाइट का पता हो गया। वेबसाइट एक वेब पेजों का समूह है, कई पेज मिला करके, जैसे आपके एक किताब में कई पेज होते हैं, तो कई पेज मिला करके क्या हो जाता है, एक पुस्तक, एक ग्रंथ। वैसे ही वेबसाइट में क्या होते हैं, कई पेज होते हैं। जब हम खोजते हैं, जैसे यहीं पर हम एक पेज के बाद दूसरे पेज पर जा रहे हैं, तो वेबसाइट में भी यही करते हैं ना, कई पेजों के समूह को मिला करके क्या होता है, वेबसाइट होता है। और उसको हम एक इंटरनेट के किसी स्थान पर रख देते हैं और उसका एक नाम लिख लेते हैं, उसी को हम कहते हैं डोमेन। उसी को हम क्या कहते हैं, डोमेन नेम कहते हैं। वो वेबसाइट का एक पता हो जाता है। अब आगे चलें, बात समझ में आ रही है ये? किन्हीं को बात न समझ में आवे तो हमसे बोलें। जी जी, स्पष्ट रूप से आ रही है। एकदम सरल शब्दों में, बच्चों की कहानी जैसे मैं बता रहा हूँ ये। जी सर। अब दूसरी बात है वेब पोर्टल। देखिए, वेबसाइट, वेब पोर्टल और टूल्स, ये तीन शब्द मैंने दिए। हालांकि कोर्स में इतना डीपली नहीं होगा, वहां वेबसाइट केवल होगा या डोमेन नेम होगा। लेकिन एक फर्क करना जरूरी है कि वेबसाइट में, वेब पोर्टल में और टूल्स में क्या अंतर होता है। टूल्स की चर्चा आप लोग कई बार सुन चुके हैं कि ये टूल्स, ये टूल्स, ये तीनों अलग अलग चीज है। देखने में एक जैसा लगता है लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। जैसे आप जो ही किस पर जाएंगे, गूगल स्कॉलर पर जाएंगे, तो वहां आपको कहेगा कि लॉगिन कीजिए, पंजीयन कीजिए, वहां जरूरी है। लेकिन आप संस्कृत संस्थान की वेबसाइट पर लॉगिन करके आ जाते हैं, संस्कृत संस्थान का नाम पता दर्ज करते हैं वेबसाइट का, तो वहां आपको कोई नहीं कहता है कि आप लॉगिन कीजिए, और जो भी सूचना है आप ले सकते हैं। लेकिन वेब पोर्टल पर क्या होता है, वहां पर वेब पोर्टल पर हमें लॉगिन करना पड़ता है। ठीक, वहां हमें सूचना लेने के लिए लॉगिन करने की जरूरी होती है। ये वेब पोर्टल किसी कंपनी का या संगठन का होता है ज्यादातर, कोई नहीं भी मांग सकता है और कोई मांग भी सकता है। अब टूल्स किसे कहते हैं? वेब प्रोग्राम को या जो एप्लीकेशन होते हैं, एप्लीकेशन किसको कहते हैं जानते हैं? जो सॉफ्टवेयर में कोडिंग करते हैं, उससे एक एप्लीकेशन तैयार होता है कोडिंग करके, और जब वो प्रोग्रामिंग पूरा हो जाता है, रन करने लगता है, तो उसको हम टूल्स कहते हैं। हालांकि यही प्रक्रिया वेबसाइट में भी होती है, उसमें भी प्रोग्रामिंग होता है, एप्लीकेशन वही होता है। और इसमें क्या होता है कि उपयोगकर्ता को ध्यान में रख करके ये डिजाइन किया जाता है। जैसे हम एक संस्कृत अभ्यास आपको दिखाए, तो जो लोग शब्द रूप और धातु रूप को देखना चाहते हैं, जो एक और मैंने आपको वीडियो शायद साझा किया था ग्रुप में कि किस प्रकार संधि कर सकते हैं ऑनलाइन, तो वो एक टूल्स है। हम उसके सहारे क्या करते हैं, संधि कर लेते हैं। फर्स्ट शब्द देते हैं, सेकंड शब्द देते हैं और कहते हैं संधि कर दो, तो संधि कर देता है, बता देता है इसके बीच में कौन संधि है और कौन कौन सूत्र लगा है। तो वो एक क्या है, टूल्स है। तो यहां तक स्पष्ट हो गया, तीनों अलग अलग चीज है। वेबसाइट में उस प्रकार की सुविधा नहीं होती, टूल्स में सुविधा होती। वेबसाइट में भी सुविधा दे सकते हैं। अब आगे शब्द है, मूल शब्द कुछ है जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, वो है वेब पृष्ठ। वेबसाइट की जानकारी देने वाला एक वेब पेज, डिजिटल पृष्ठ होता है। ठीक, जैसे कि मैं ये बता दे रहा हूं आपको, यूपी संस्कृत संस्थानम का साइट अभी मैं पीछे बार खोला था, तो उस पर जानकारी है, सब कुछ है। यूपी संस्कृत संस्थानम .in कर देते हैं। आप लोग खोलिए यूपी संस्कृत संस्थानम, क्या खोल पाएंगे?
क्या खोल पाएंगे कोई लोग? जी सर, जी खोल रहा हूँ। जी खोल रहा हूँ सर। खोल रहे हैं, ठीक है, खोलिए। ये हम आ गए उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की वेबसाइट। ये खुल गया, सामने दिख रहा है। जी खुल गया सर। अब हम कह रहे थे वेब पृष्ठ, ये एक वेबसाइट का पेज है कि नहीं? ऊपर में लिखा है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम, नीचे में क्योंकि भाषाई संस्था है तो दैवी वाक कहा इसको, चित्र लगे हैं, ये सब दिख रहा है आपको। और इसके बहुत सारे यहाँ पर होम पेज, इसके बाद इसके अलग अलग जो पृष्ठ हैं उसको ये सब दिया है, ये सब चीज देख रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो है ये एक वेब पृष्ठ है। इसको क्या कहते हैं? वेब पृष्ठ। जैसे किताब के ऊपर कवर नहीं बनाते हैं और नीचे में और सब पन्ने होते हैं ना, वही स्थिति एक वेबसाइट की होती है। ये कवर है, इसको कहते हैं आमुख पटल, मुख्य पृष्ठ, मुख्य भाग, जैसे आपका चेहरा, और वहीं पर सारी चीजें समेट करके वेबसाइट में जो चीजें हैं सब कुछ रख दिया जाता है। हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद हम आते हैं किस पर? होम पेज। होम पेज क्या होता है? ये होम पेज है। यदि मैं यहां से चला जाऊं, यहां पर ये बदल जाएगा, बदल रहा है अभी, परिचय में मैं आ गया, ठीक। और ये होम पेज नहीं है, ठीक, इसका एक पृष्ठ है, एक पेज है। और होम पेज क्या है? हमको मुख्य पृष्ठ पर जाना है तो ये खुल जाएगा। तब यहाँ मेरा कर्सर दिख रहा होगा, यहाँ से हम जब चले जाएंगे तो होम पेज पर चले जाएंगे। थोड़ा सा स्लो है, नेट स्लो आ रहा है। तो होम पेज पहले जो दिखाया था वह क्या था? होम पेज था। इसके बाद और आगे चलते हैं। अब हाइपरलिंक, यह टेक्स्ट और इमेज का एक लिंक होता है जो यूजर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। हाइपरलिंक क्या करता है? यूजर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। आप लोग जब फेसबुक चलाते हैं उसमें हाइपरलिंक लगा देते हैं या नहीं लगाते हैं? लगाते हैं। ये तो जहां जहां वो शब्द लिखा होता है वो सामने ला करके दे देता है, तो वो एक हाइपरलिंक है। और उसी प्रकार के हाइपरलिंक से जुड़ा हुआ ये भी होता है। तो ये तो एक पेज है और ये होम का बटन दिया हुआ है, मैं ये दबाया तो होम पेज चला गया। कई जगह होम लिखा भी रहता है, HOME, ये होम पेज पर हम आ गए। और कहीं ये एक चित्र बना है घर जैसा। तो ये बात हो गई यहां तक। अब हम फिर से चलते हैं वहीं पर जहां पर हम लोग चल रहे थे। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज के बारे में दिया गया है कि सर्च वो कैसे करते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। आप लोग कभी यूज किए हैं? किसी ने यूज किया है एक्सप्लोरर या एज का? जी यस सर। लोग यूज करते हैं या मंजुला का करते हैं? किसी ने इसका प्रयोग किया है कभी? एक व्यक्ति बोले हाँ, दूसरे लोग? और बताइए, एक दो लोग। जी ज्यादा मोबाइल लोग जुड़े हुए हैं और मोबाइल में ये नहीं होता है।
मोबाइल में माइक्रोसॉफ्ट का एज नहीं होता है, वहाँ क्या होता है, क्रोम होता है, इसीलिए इसका उपयोग नहीं किए। लेकिन जब आप कंप्यूटर में जाएंगे और नया यदि आप वर्जन में लाते हैं तो आपको ये दिखेगा। क्या म्यूट कर दीजिए सभी लोगों को कृपया। जी, अब इसका ढांचा आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट कर लो भैया। सबको म्यूट करने में आप भी हो गए हैं। जी मैं अनम्यूट। क्या इस चैप्टर को छोड़ दूं या चलूं आगे? चलिए बताता चलता हूं। समय देखते हुए समय। जी, इसमें जो होता है शीर्षक पट्टी होता है जो वेब पेज के शीर्षक को बताता है। जैसे यहाँ पर ऊपर में दिखा रहा है, ये एजिंग मेनू पट्टी, नया टैब, ये प्लस लिख करके आ रहा है, ये नया टैब है। ये देखिए नया टैब ऐसे खुल गया यहाँ पर, ये नया टैब। ये क्रोम में भी होता है, सभी में इसी प्रकार का होता है। चाहे एज यूज कीजिए, चाहे क्रोम कीजिए या मौजूला कीजिए, सब में इसी प्रकार का होता है। टूल बार, इसमें विभिन्न पेजों पर, इस वेब पेज पर विभिन्न कार्यों के लिए शॉर्टकट बटन होते हैं। जैसे बैक बटन के लिए, पीछे जाने के लिए। यहाँ पर ये बैक बटन, अभी एक नया खोल दूंगा तो बैक बटन आएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ एक और सर्च कर लेता हूँ, फिर बैक चला जाऊंगा तो आ जाएगा। संस्कृत मैंने टाइप किया और ऐसे करके इसको सर्च कर लिया। अब क्या करता है, ये खुल के आ गया। मैं यहां आ गया। अब ये संस्कृत में, ये देखिए बैक बटन है यहाँ पर दिखा। दिख रहा है या नहीं? हाँ दिख नहीं, रहा है। बहुत छोटा है, स्क्रीन पर जल्दी नहीं दिखेगा। ये बैक बटन है। और यदि नहीं दिखे तो ये मैं करता हूँ, 1 मिनट कलर कर देता हूँ। ठीक है, कलर। ये आ गया। जी जी, यहाँ पर आ गया। ये रिफ्रेश बटन दिखा रहा है एक, ये बैक है। लॉक का इसके बगल में है। ये सारे बटन होते हैं। यदि किसी इस यूआरएल को लॉक करना हो तो लॉक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे बटन यहाँ पर होते हैं। अब आगे चलते हैं। इसके बाद आ गया स्टॉप बटन का उपयोग। वहां लॉक, स्टॉप, लोड करने के लिए रिफ्रेश बटन होता है। ये सारे वहां बटन होते हैं। अब आगे चलते हैं। एड्रेस बार, ये एड्रेस बार है। यहाँ जो ये आपका कलर चेंज हुआ होगा। और गूगल में आप जब करते हैं, आप सर्च इंजन जानते ही। अब सर्च इंजन में 4 तरह के सर्च इंजन होते हैं। पीपीटी दे दूंगा, देख लीजिएगा। 4 तरह के सर्च इंजन होते हैं। गूगल और जो ये मौजूदा सब हैं, ये सभी प्लूरल बेस्ड सर्च इंजन होता है। जब आप अधिक जानेंगे तब आप इसके बारे में जान पाएंगे कि सर्च इंजन का रोल क्या है। हो सकता है विपिन जी जब आगे कक्षा लेंगे इसके ऊपर में ज्यादा विस्तार से बताएं।
अब आगे चलते हैं। खोज इंजन का उपयोग कैसे करते हैं? सबसे पहले ब्राउजर खोलते हैं गूगल, उसके बाद google.com टाइप कर लिए, उसके बाद कोई कीवर्ड सर्च करते हैं। अभी मैं संस्कृत किया था, आप संस्कृत भाषी लिख करके कीजिए, इंटर की दबाया और एक एक वेबसाइट खुल जाएगा। अब आते हैं आपसे कुछ करवाया जाए। अब मैं आराम में आ गया हूँ और आपको कहता हूँ कि swayam.gov.in ये आप खोजिए, खोल करके देखिए। जो लोग खोल लेंगे वो मुझे बताएंगे। swayam.gov.in खोलिए। gov.in कौन कौन लोग कर पाएंगे? खुल गया। खुल गया। क्या दिख रहा है वहाँ? फ्री ऑनलाइन एजुकेशन स्वयं। क्या लिखा है? ऊपर लिखा है फ्री ऑनलाइन एजुकेशन स्वयं। हाँ, और लिखित भारत, अबाउट स्वयं, ऑल कोर्स, नेशनल कोऑर्डिनेटर, लोकल चैप्टर। स्वयं खुल गया। ठीक, तो ऐसा है, आप लोग स्वयं के बारे में खोज करके पढ़ करके रखिएगा। जब विपिन जी कक्षा लेंगे तब इसके बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। मैं यहाँ अभी स्वयं के बारे में जानकारी नहीं दूंगा। एक और है यहाँ MOOC.org। यहाँ जो आपके कोर्स में लगा हुआ है वही सब है। scholar.google.com वो सभी लिंक हैं। मैं ये सभी लिंक आपके व्हाट्सएप पर दे दूंगा और व्हाट्सएप पर जा करके इस सब को खोज करके देखिएगा। ठीक? यस सर। किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पर व्यक्तिगत रूप से पूछ लीजिएगा। जी सर। और इन सभी को खोज करके देखिएगा कि यहाँ किस किस प्रकार का मैटर है। तो अब तक आपने क्या क्या जाना यह कि इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें सूचना साझा करने के लिए लाखों कंप्यूटर वायर और वायरलेस के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जुड़े होते हैं या नहीं जुड़े होते हैं? जी सर, जी जुड़े होते हैं। और ISP उस कंपनी को कहते हैं जो मासिक शुल्क भुगतान के आधार पर क्या देता है? इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने, जैसे आपको फोन करने की सुविधा देता है वैसे ही इंटरनेट को एक्सेस करने की सुविधा देता है। माइक बंद कर लें, यह नेट बिहेवियर के विरुद्ध है। जब प्रश्नोत्तर हो तब तो बात करके माइक बंद कर लेना चाहिए, ये एक शिष्टाचार है। यह भी एक कक्षा है। जी, आपके इस प्रकार के डिस्टर्ब किए जाने से क्या होगा? कल इस वीडियो को जो लोग सुनेंगे वो परेशान होंगे और इसके लिए आप ही दोषी होंगे। और आपने जाना, जैसे आप मोबाइल लेते हैं, कोई लोग लिए होंगे एयरटेल का, कोई जियो का लिए होंगे, कोई BSNL का, और आपको मासिक शुल्क देते हैं या नहीं देते हैं इंटरनेट एक्सेस करने के लिए? बिल्कुल देते हैं सर। देते हैं। जी सर। वो ISP कंपनी वो होती है। अब कई वेब पेज जब होते हैं उसके संग्रह को क्या कहते हैं? वेब पेज के संग्रह को वेबसाइट कहा जाता है। जैसे
कई पेज के संग्रह को किताब कहते हैं, वैसे ही ई वेब पेज संग्रह को क्या कहते हैं? वेबसाइट कहते हैं। और वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर वेबसाइटों के रूप में सूचनाओं का बहुत बड़ा संग्रह है, या वेबसाइटों के रूप में सूचनाओं का जो संग्रह है उसी को वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। अब तीसरी सूचना है इंटरनेट एक्सप्लोरर के स्थान पर इसका उन्नत संस्करण माइक्रोसॉफ्ट एज आ गया है। मेनू बार वेब पेजों और इंटरनेट सेटिंग्स पर संचालन के लिए विभिन्न मदों आइटम्स को दिखाता है। जैसा कि आपको संस्कृत संस्थान का दिखा रहा था, वहां पर अलग अलग मीनू थे, तो उस मीनू में जाते हैं तो उससे संबंधित सूचना हम देख लेते हैं। मीनू को हिंदी में मद कहते हैं। जैसे आप किसी भोजन करने के लिए भोजनालय में जाते हैं तो आपको क्या दे देता है? मीनू दे देता है। आपको ये क्या इसमें भोजन करना है आप बता दीजिए। तो वैसे ही ये अलग अलग चीजें वहां होती मीनू में। आपको जो इच्छित हो वहां आप चले जाएं और उस पर क्लिक करके उसको देख लें। इंटरनेट क्या होता है? हार्डवेयर होता है, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब एक एप्लीकेशन है जो कि इंटरनेट पर चलता है। इतनी बातें हम लोगों ने इस कक्षा में अब तक जान लिया है। जान लिया या नहीं जाना? यस सर, जान लिया महोदय। ठीक है, अब आगे चल लेते हैं थोड़ा। आपको धन्यवाद दे दूं, जानने के आपने इतनी शांति से सुना। अब गूगल स्कॉलर के बारे में थोड़ा बता दूं आपको, क्योंकि यह भी सर्च से ही जुड़ा हुआ है, इसीलिए आज के दिन गूगल स्कॉलर बता दे रहा हूँ। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। और मैं समझता हूँ इसका उपयोग छात्र लोग नहीं कर पाएंगे ज्यादातर। यह उनके लिए ज्यादा उपयोगी है जो किसी शैक्षिक संस्थाओं से जुड़े हैं और उस शैक्षिक संस्था या लाइब्रेरी का कोई ईमेल बना हुआ हो, वो लोग इसका उपयोग कर पाएंगे। ठीक, बाकी लोगों के लिए यह नहीं है, ये शुद्ध रूप से किसी अध्यापक लाइब्रेरियन के लिए है। ये पहली बात आप समझ, चूंकि कोर्स में है इसीलिए पूरा आपको बता दूं। हो सकता है आपका विद्यालय, आपका यूनिवर्सिटी, आपका कॉलेज हर बच्चों को एक ईमेल पता अपने विद्यालय और संगठन का बना करके दे दे। हालांकि ये महंगा पड़ता है। एक ईमेल बनाने में 700 से 800 रुपया मंथली खर्चा आता है। जो हम गूगल का जीमेल यूज करते हैं फ्री में, वही किसी वेबसाइट के थ्रू बनाने में काफी खर्चा आता है। और हो सकता है निजी विश्वविद्यालय दे दे, किसी से फीस ले ले, फीस चुका दें। सरकारी विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में ये अभी मुझे फिलहाल संभव नहीं दिख रहा, क्योंकि ये एक पाठ्यक्रम का हिस्सा है। हो सकता है सरकार आने वाले दिनों में इसके लिए फंड मुहैया करा दे और वो हर बच्चों के लिए अपने संगठन से जुड़ा हुआ एक आपको मेल आईडी प्रोवाइड कर। तो चलते हैं कक्षा पर। बस 2-4 शब्द बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा इसमें। गूगल स्कॉलर है क्या? कि आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। गूगल स्कॉलर अकादमिक स्रोतों को खोजने के लिए बनाया गया है। वैसे हम गूगल से भी खोज लेते हैं, गूगल से खोजते हैं कि नहीं खोजते हैं, लेकिन वहां पर खोजो आम तो कभी कभी वो इमली भी बताने लगता है। और जो गहराई से खोजने वाली बात होती है वो तो नहीं खोज पाता है। वहां जो वेबसाइट ज्यादा यूज में आता है उसी को वो जल्दी दिखाता है, या और भी कारक तत्व उसके होते हैं। लेकिन ये इसीलिए डिजाइन किया गया है कि ये अकादमिक जो वहां पर पत्रिकाएं हैं, शोध लेख हैं, किताबें हैं, सार संग्रह होता है। एक ही विषय पर हजारों लेख मिलते हैं, आप 1000 लेख नहीं पढ़ सकते। तो उसके लिए लाइब्रेरी क्या करता है? सार संग्रह कर देता है और वो सभी वहां पर शामिल होता है।
इसको आप किसी कंप्यूटर या मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं, फ्री में कर सकते हैं। अब चलिए, इसके लिए आप क्या सर्च करेंगे, www कीजिए या http://scholar.google.com करेंगे, इंटर की दबाएंगे, गूगल जैसा ही पेज खुलेगा जैसा कि यहाँ मैंने चित्र दे रखा है। और इस चित्र में आप देखेंगे कि अभी मैं लॉगिन नहीं किया। यहाँ पर लॉगिन बटन आएगा दाहिनी ओर ऊपर में। यदि आपका जीमेल एड्रेस है, आप मोबाइल में हैं, तो आप लॉगिन ही होते हैं। मोबाइल में आप किसी न किसी ईमेल आईडी से लॉगिन होते हैं, तभी आप कोई ऐप डाउनलोड कर पाते हैं। या बहुत सारे चीज ऐसे हैं जिसके लिए जरूरी है कि डिवाइस में आपका ईमेल हो। जीमेल से आप लॉगिन, तो क्या करते हैं हम, इस प्रकार का दिखाएगा गूगल स्कॉलर, लोगो ऐसा ही होगा। और इसको आप क्रोम ब्राउजर में जोड़ भी सकते हैं क्रोम के साथ, ताकि आपको बार बार इस साइट पर न जाना पड़े। यही बात मैं कह रहा था, गूगल खाते में यदि पहले से साइन इन है तो आपको साइन इन करने की नहीं जरूरी है, और नहीं तो आप साइन इन कर लें। इसके बाद आप यहाँ अकाउंट बनाते हैं गूगल स्कॉलर पर। देखिए, मैं अकाउंट बनाने की कोशिश में लगा। गूगल स्कॉलर में कैसे प्रवेश करते हैं, साइन इन करने के बाद अपना अकाउंट बनाते हैं ताकि हम पढ़ें। इसमें आपको प्रोफाइल में भरने के लिए देगा। मैं भरने के लिए चला और अपना ईमेल आईडी डाला, ईमेल आईडी दे दिया, तो क्या लिखा है, रेड कलर से क्या लिख करके यहाँ पर आया है, क्या कोई पढ़ पाएंगे इसको? कृपया अपने संस्थान के ईमेल पते उदाहरण के लिए यही चीज मैं आपको बता रहा था। जब आप जिस संस्था का नाम लिखेंगे उस संस्था से ईमेल बना होना चाहिए। जैसे .edu लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना? तो जो एजुकेशनल संस्थाएं होती है, लगे हाथ एक चीज और करते हैं, .ac.in होगा लास्ट में, .nic.in होगा, .edu.in होगा। तो इस प्रकार से आपको दिखेगा। तो एजुकेशनल संस्थाएं जो होती है वो उसको edu वहां आपको लिखा हुआ मिलेगा। NIC जिसको डेवलप करता है तो वहां NIC से लिखा होता है। तो आपकी शैक्षिक संस्था है तो EDU से जुड़ा हुआ ईमेल आपका होना जरूरी है। आप किसी विश्वविद्यालय का खोल लीजिएगा और खोल करके वहां जो फैकल्टी है, जो अच्छे BHU हुआ, दिल्ली विश्वविद्यालय हो गया, कृपया माइक बंद कर लें अखिलेश जी, हो सकता है आपके घर में बच्चे हों। तो वहां पर आप देखिएगा, वहां के अध्यापकों का ईमेल आप जब देखेंगे वहां पर आपको .ac. करके मिलेगा, edu करके मिलेगा। इस प्रकार के आपको ईमेल बनेगा जो कि उस एकेडमी का, उस संस्था का जो वेबसाइट होता है, वही वेबसाइट प्रोवाइडर जो होता है वही ईमेल भी बना देता है। तो फिर आप लॉगिन कर पाएंगे यहाँ। ये तो कहानी ये भाई। अब आगे सर्च के लिए, इसमें सर्च कैसे करते हैं, सामग्री को खोजते कैसे? सामान्यतः जैसे आप गूगल में सर्च करते हैं वैसे ही सर्च यहाँ भी करते हैं। 3 तरह के सर्च होते हैं जब आप किसी लाइब्रेरी में जाएंगे। दरअसल मैं एक लाइब्रेरियन भी रहा हूँ और अभी भी मैं लाइब्रेरी देखता हूँ। सबसे पहले मैंने अपनी लाइब्रेरी के लिए ऐप लॉन्च किया था। आज भी पुस्तक संदर्शिका ऐप है और मेरा भी पूरा लाइब्रेरी जो है वेबसाइट बना हुआ है, सब कुछ है। तो कई वेबसाइट मैंने बनाए और लाइब्रेरी में सर्च इंजन एक महत्वपूर्ण भाग होता है वेबसाइट। वहाँ 3 प्रकार के सर्च दिए होते हैं, या और भी कोई उत्पाद ही खरीदने के लिए चलते हैं, वहाँ आपको फिल्टर करके एक बटन मिलता है। एक तो सामान्य नॉर्मल होता है, उसके बाद फिल्टर जो है वह उन्नत खोज होता है कि हमको AC खरीदने के लिए जाएं या कोई सामान खरीदने के लिए, तो आपको फिल्टर देता है कि हमको इसी कंपनी का
या इसी रेंज की सामग्री चाहिए, तो वो एक उन्नत खोज हो गया। सर्च जब हम करते हैं, इसमें एक हम लोग लिखते हैं कि कभी कभी हम जो खोजते हैं उससे संबंधित सामग्री मुझे नहीं मिल पाती है, तो सुझाव उसके नीचे लिखा रहता है कि अपने शब्दों को बदलिए और कोई दूसरा शब्द वहां लिख करके फिर से खोजिए, तो हो सकता है आपको परिणाम मिल जाए। तो ये नॉर्मल सर्च में होता है। कई बार हम उन्हीं शब्दों को लिख लिख के खोजते हैं, जैसे वाराणसी के विश्वनाथ। अब वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर, अब यदि मैं यही शब्द लिखूंगा तो वही परिणाम देगा, और हमको वो परिणाम नहीं चाहिए, तो हम शब्द बदलते हैं, काशी का विश्वनाथ मंदिर लिखते हैं, तो हो सकता है कि जो हम चाह रहे हैं वो हमें दे दे, क्योंकि जो डाटा वहां फीड होगा, कोई वाराणसी डाटा दिया होगा तो वाराणसी वाला डाटा दिखाएगा, और यदि किसी ने काशी लिखा तो काशी का डाटा देगा। तो शब्द खोजों को बदल लेना चाहिए। दूसरी बात, उन्नत खोज के लिए गूगल स्कॉलर में भी वही करने की आवश्यकता होगी। जब आप सामान्य खोज से नहीं पहुंचते हैं तो वहां फिल्टर्स लगे हुए होते हैं उन्नत खोज के लिए। जैसे पुस्तकालय में भी जाते हैं तो आपको लिखा रहता है कि सामान्य खोज, आप कालिदास लिख दीजिए तो कालिदास से संबंधित जो जो किताबें होंगी, राइटर भी होगा और किसी किताब का भी नाम होगा, वो सारा आपको परिणाम दे देगा। आप खोजने चले 50 तो मिल जाएगा 500। अब आप उसमें ढूंढते रहिए कि आप किसको खोजने निकले। तो उस परेशानी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उन्नत खोज से हम खोजते हैं, तब हम इंस्ट्रक्शन उसको देते हैं, नहीं हमको यही यही चीजें आप खोज करके दीजिए, तो वही खोज करके हमें देता है। तो ये हो गया उन्नत खोज। एक बुलियन सर्च आता है। बुलियन सर्च के बारे में शायद आपको ज्यादा जानकारी नहीं। बुलियन सर्च जो चलता है वो खास करके लाइब्रेरी या जो स्कॉलर होते हैं, जो बौद्धिक जगत है, वहां के डाटाबेस के लिए ये बुलियन सर्च यूज किया जाता है। बुलियन नामक व्यक्ति ने इसका खोज किया था। आप लोग जरा गूगल कीजिएगा तो आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। आजकल कक्षा 10 तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ICSE बोर्ड और CBSE बोर्ड, उनको ये बुलियन सर्च के बारे में पढ़ाया जाता है। इसमें सटीक खोज ये करता है। जैसे हमको खोजना है, जैसे आप भारतीय संस्कृति पर कोई खोज कर रहे हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति जब आप लिखते हैं तो भारतीय संस्कृति में गौ शब्द, गाय शब्द आएगा कि नहीं, दिखाएगा कि नहीं, गाय से संबंधित चीजें दिखाएगा या नहीं, बताइए विशाल? दिखाएगा। लेकिन आपको गाय के बारे में नहीं देखना, तब आप क्या करेंगे? गाय को छोड़ करके और सब भारतीय संस्कृति बताओ, ऐसा हमको इंस्ट्रक्शन देना। तो हम किस सर्च का उपयोग करते हैं? बुलियन सर्च का करते हैं। और उसके लिए क्या होता है, ऋण का चिन्ह होता है, ऐसे लगा देते हैं। तो वहां हम क्या करते हैं, गाय ऐसा लिख करके माइनस कर देते हैं भारतीय संस्कृति और माइनस गाय कर देते हैं, तो वो बुलियन सर्च में हमको गाय को छोड़ करके और सब कुछ दे देता है। यह भी और वह भी, एक ये होता है, प्लस का भी उसमें होता है। और भारतीय संस्कृति और नेपाल राज्य, यदि आप ऐसा खोजने के लिए चलते हैं, व्याकरण और साहित्य क्या बना तो ये क्या करेगा, आपको बर्फ वाला पानी जो कलर डाला था। प्रीति बंद कर ले माइक। व्याकरण और साहित्य, भारतीय संस्कृति और नेपाल दोनों के बारे में बताएगा। इसमें यदि आप ऐसा करते हैं कि व्याकरण, भारतीय संस्कृति और नेपाल शासन राज्य, ऐसा करते हैं, इसमें यदि आप इंस्ट्रक्शन यदि कोई और देना चाहें तो आप इसमें दे सकते हैं कि हमको भारतीय संस्कृति में यदि नेपाल राज्य की कहीं बातें आ रही है तो उसको छोड़ करके अलग से नेपाल राज्य के बारे में हमको बता दीजिए, तो केवल नेपाल राज्य के बारे में बताएगा
किसी किताब में यदि व्याकरण और साहित्य नाम से किताब है तो केवल साहित्य पर भी बताएगा। तो विभिन्न प्रकार की इसमें व्यवस्थाएं होती है बुलियन सर्च। तो आप लोग ये बुलियन सर्च भी, यदि आप अच्छे रिसर्चर बनना चाहते हैं तो बुलियन सर्च करना और गूगल स्कॉलर का उपयोग करना सीख लीजिए। आपको अकादमिक स्रोत यहाँ मिलेंगे, पत्रिकाएं मिलेंगी, रिसर्च मिलेंगे और बहुत बड़ा डाटाबेस है। आज की कक्षा बस इतने ही। आप हमारे YouTube चैनल पर जा सकते हैं, ब्लॉग कर सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं, सभी तरह से मैं अवेलेबल हूँ। आज की कक्षा इतने ही। धन्यवाद आप लोगों को। आप लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक मुझे सुना। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस कक्षा में जो भी चीजें बताई गई है उन सभी चीजों को आप लोग अनुसरण करेंगे। खास करके उन चीजों को अवश्य आप देखेंगे जिसको यहाँ पर बताया गया है। मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा और गूगल स्कॉलर, इनफिलनेट और शोध गंगा, ये सभी जो हैं इनको एक बार देख लेना चाहिए। चंद्रकांत दत्त शुक्ल जी, अवनिंद्र जी, अरुण निषाद जी, प्रतिभा आर्या जी और आप सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया और मुझे ध्यानपूर्वक सुना। शांति पाठ के साथ यह कक्षा समाप्त किया जाए, पूर्णता को प्राप्त करें। कल हम लोग फिर से जुड़ेंगे। अवनिंदर जी शांति पाठ कर दें। जी सर, बहुत ही उपयोगी और हमारे सभी प्रतिभागी निश्चित रूप से बहुत अधिक लाभान्वित हुए होंगे इससे। और पीपीटी मिल जाने के बाद आप उसका जरूर अभ्यास करें। और एक सलाह जरूर मैं दूंगा, आप लगभग अधिकांश लोग अध्यापक होंगे तो एक लैपटॉप अथवा कंप्यूटर जरूर खरीद लें, कुछ खर्च करें, क्योंकि अब ये अनिवार्य आवश्यकता हो गई है। अगर आप संस्कृत के साथ जुड़ करके या आधुनिक समय के साथ जुड़ करके आगे चलना चाहते हैं तो लैपटॉप अनिवार्य आवश्यकता है, जरूर आप उसको लें, खरीद लें। तो जगदानंद सर का बहुत बहुत आभार, बहुत ही अच्छा व्याख्यान आपका आज रहा। और शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। ओम शांति शांति। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।